हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं राइबोसोम के स्ट्रक्चर, इसके प्रकार और कार्य। इससे पहले हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों की चर्चा कर ली थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ झिल्ली विहीन कोशिकांग, जो कि राइबोसोम होता है, और एक दूसरा कोशिकांग भी होता है कोशिका में, जिसको अपने तारकाय कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस राइबोसोम को किसने सबसे पहले कोशिका में देखा। तो खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम जान लेते हैं। तो इसके जो खोजकर्ता वैज्ञानिक है वो है पादप कोशिका में। सबसे पहले पादप कोशिका में, यानी सेम की जड़ में, सेम की जड़ में सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक है रॉबिन्सन व ब्राउन। रॉबिन्सन व ब्राउन, इन्होंने 1953 में सबसे पहले सेम की जो जड़ की कोशिकाएं होती है उसमें देखा था। जंतु कोशिका में किस वैज्ञानिक ने देखा? जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखने वाले वैज्ञानिक राइबोसोम को देखा, यानी झिल्ली विहीन कोशिकांग को देखा। तो देखने वाले वैज्ञानिक का नाम है पेलाडे, और पेलाडे ने 1955 में इस कोशिकांग को देखा था। अब देखिए, ये जो राइबोसोम होता है यह एक झिल्ली विहीन कोशिकांग है। महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, यह झिल्ली विहीन कोशिकांग है। यह झिल्ली विहीन या झिल्ली रहित भी कह सकते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह प्रोटीन व आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। अब इसकी थोड़ी सी आकृति की बात करें तो यह यानी राइबोसोम गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इसका व्यास गोलाकार होता है। इसका व्यास जान लेते हैं, यानी 150 यानी 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसका व्यास 150 से 250 होता है। आगे देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। तो यानी इसके अंदर जो राइबोसोम होता है, इसमें जो आरएनए होता है, यह आरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए, यानी जिसको हम आरएनए पढ़ते हैं, तो इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। अब इसकी थोड़ी सी उपस्थिति की बात कर लेते हैं, यानी राइबोसोम कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, कौन कौन सी कोशिकाओं में। यानी ये दोनों प्रकार की कोशिका, यानी यूकेरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में मिलता है। यह यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। यह सेल यानी कोशिका के जीव द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है, यानी उपस्थित होता है। हरित लवक में उपस्थित होता है। अब देखिए, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम को अवसादन यानी माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाता है। इसके अलावा और देखो, आरईआर, यह आरईआर में भी उपस्थित होता है, यानी जो अंतः परद्रवी जालिका होती है उसमें भी उपस्थित
होता है। अब देखिए, इस राइबोसोम को वैज्ञानिकों ने अवसादित करके देखा तो अवसादन गुणांक निकाला गया, और अवसादन की गति की जो दर है उसके बारे में स्वेडबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने बताया। इसीलिए उनके सम्मान में इसका अवसादन गुणांक या अवसादन गति का जो मात्रक होता है उसको एस से लिखते हैं। तो यानी अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 70S राइबोसोम, और दूसरा SCS राइबोसोम। 70S राइबोसोम और SCS राइबोसोम। तो देखिए, 70S राइबोसोम और दूसरा कौन सा है? SCS राइबोसोम। अब देखो, जो ये S यहां पर आया है, S ये क्या है? ये है, देखिए S क्या है, यहां लिख रहा हूं S होता है यानी स्वेडबर्ग मतलब अवसादन की दर को स्वेडबर्ग इकाई से मापते हैं। स्वेडबर्ग इकाई से मापते हैं। तो स्वेडबर्ग यानी S, इसीलिए अपने यहां पे लिखा है 70S और SCS। तो दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं अवसादन की गति की दर के हिसाब से। तो 70S राइबोसोम और SCS राइबोसोम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने यहाँ, पहला ये है 70S राइबोसोम। क्या पढ़ते हैं? 70S राइबोसोम। यहाँ देखिए मित्रों, ये जो आप चित्र देख रहे हो ये 70S राइबोसोम का ही यहाँ पर बनाया गया है। ये नीचे वाला जो ये आधार देख रहे हो आप, ये जो आधार, ये बड़े वाला जो आकार यानी जिसको गुंबदाकार संरचना कहते हैं, तो ये 50S है। और ऊपर वाली ये जो संरचना आप देख रहे हो ये 30S सब यूनिट है। दोनों उप इकाइयां मिल करके जो है 70S राइबोसोम का निर्माण करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये बातें, मुख्य बातें इसमें आपको कौन कौन सी याद रखनी है? तो एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे कि ये आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसमें दो उप इकाइयां होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है इसमें 50S व 30S, यानी दोनों उप इकाइयां जो है ये और ये मैग्नीशियम आयन द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। आगे वाला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो इस तरीके से याद रखेंगे आप कि 50S जो सब यूनिट है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि दो उप इकाइयां आपस में जुड़ी होती है। तो ये जो 50S वाली ये बड़ी है और 30S वाली क्या है? छोटी है। तो 30S वाली छोटी है और 50S वाली बड़ी है। इसके पीछे भी कारण ये है कि 50S वाली जो ये इकाई है उसमें 34 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो 50S उप इकाई में 34 व 30S उप इकाई में 50S में 34 और 30S में 21 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती है। अब देखिए, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह राइबोसोम
यह राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया आरईआर में मिलता है यानी पाया जाता है। तो साथियों ये जो यूकैरियोटिक में याद रखने वाली बात, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया और आरईआर में देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो संरचना हमने देखी इसकी, तो ये जो 50S वाली जो उप इकाई है ये तो कैसी होती है, गुंबदाकार आकृति की होती है। कैसी होती है, गुंबदाकार आकृति की होती है। और ये छोटी वाली जो इकाई है वो कैसी होती है, टोपीनुमा होती है। कैसी होती है, टोपीनुमा होती है। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी होगी कि बड़ी उप इकाई गुंबदाकार व छोटी उप इकाई टोपीनुमा होती है। तो मित्रों आपके ये जो पॉइंट्स है वो आपको एक एक करके याद रखने होंगे। देखिए ये आकार में छोटे होते हैं, दो उप इकाइयां होती है 50S और 30S, और दोनों में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की संख्या भी अलग अलग है। प्रोकैरियोट्स में यह मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया और आरईआर में मिलता है। बड़ी जो उप इकाई है इसकी वो गुंबदाकार होती है, छोटी वाली कैसी होती है, टोपीनुमा होती है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों, SCS राइबोसोम पढ़ते हैं। कौन सा, SCS राइबोसोम दो प्रकार के आपको बताए। अब साधन गुणांक की जो दर होती है उस आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया है, 70S और SCS। तो अपने दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा जो राइबोसोम है वो है SCS राइबोसोम। कौन सा, SCS राइबोसोम। तो साथियों यह जो राइबोसोम होता है यह यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। यह राइबोसोम यह यूकैरियोटिक में मिलता है, यूकैरियोटिक में मिलता है या फिर पाया जाता है। किसमें मिलता है, यूकैरियोटिक में। अब देखिए इसमें भी दो उप इकाइयां होती है, इसमें भी दो उप इकाइयां होती है, दो उप इकाई। अब इसमें दो उप इकाई कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है 60S, क्या होती है 60S, और दूसरी होती है 40S। कौन कौन सी, 60S और 40S। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो इसमें भी जो बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई होती है उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भी अलग अलग होगी। तो 60S उप इकाई में 60S उप इकाई में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होगी, 40। कितनी, 40 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, कितनी, 40 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। जबकि 40S उप इकाई में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होगी, 30 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। कितनी, 30 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है। तो मित्रों ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए मैं बता रहा हूं दोनों के लिए, यानी 70S राइबोसोम हो चाहे SCS राइबोसोम हो, तो दोनों ये जो उप इकाइयां होती है वो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर डिपेंड करती है। इन दोनों इकाइयों का संयोजन और जो वियोजन होता है वो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ आपको मुख्य बातें याद रखनी है कि दोनों उप इकाइयां मैग्नीशियम आयन
मैग्नीशियम आयन से संयोजित होती है अर्थात जुड़ी हुई होती है। इन दोनों उप इकाइयों का संयोजन व वियोजन मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो साथियों, ये दोनों उप इकाइयां कैसे जुड़ती है? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर होता है। अब देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो संयोजन की अपने बात करें तो निम्न सांद्रता पर होता है, यानी बहुत ही कम सांद्रता हो तो उस मैग्नीशियम आयन की, तब ये दोनों उप इकाइयां जुड़ जाती है। अब देखो इसके कार्य की बात करते हैं। तो यह मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। SCS राइबोसोम, 70S राइबोसोम और दोनों उप इकाइयां किससे जुड़ी हुई होती है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है इसका कार्य, यानी मित्रों लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। इसके मुख्य कार्य क्या है? तो जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल गया होगा कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, यानी राइबोसोम मुख्य रूप से क्या काम करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। अब देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन संश्लेषण के समय अनेक राइबोसोम आरएनए से जुड़कर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं, जिसको अपने पॉलीराइबोसोम कह देते हैं, पॉलीसोम भी कह देते हैं। पॉलीराइबोसोम बनाते हैं, यानी बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़ करके संयोजित होकर के पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। तो इसीलिए इस जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि मुख्य रूप से कोशिका में प्रोटीन बनाने का कार्य RER पर जो ये राइबोसोम होता है, इसी के द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनती है। अब मित्रों, यह है इसका मुख्य कार्य। अब मैं आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो और बता देता हूँ, नोट लगा के यहाँ पर। यानी जो ये राइबोसोम होता है, इसमें जो पाए जाने वाला RNA होता है, यानी राइबोसोम में उपस्थित RNA, जो RNA होता है, इस RNA को rRNA कहते हैं। क्या कहते हैं? rRNA कहते हैं। और ये जो rRNA होता है ये कई रूपों में मिलता है। rRNA कई रूपों में मिलता है। rRNA कई रूप में मिलता है, कई रूप में मिलता है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक जो कोशिका है, तो यूकैरियोटिक में जो ये rRNA होता है वो एक तो होता है 28S, दूसरा होता है 18S और 5S, यानी ये RNA यूकैरियोटिक्स में मिलते हैं। जबकि बात करें प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में यह 23S व 16S राइबोसोम उपस्थित होता है। अब देखो और भी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं कि जो 70S राइबोसोम है, क्या है?
70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम, और एक दूसरा ये लिख देता हूं SES राइबोसोम। अब इन दोनों को करना हो निष्क्रिय, क्या करना हो, इन दोनों को निष्क्रिय करना हो तो यानी 70S जो राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है, उसके लिए आपको याद रखना है एक प्रतिजैविक होता है क्लोरोमाइसिटीन। क्या याद रखना है? क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन। यानी 70S राइबोसोम को हमें निष्क्रिय करना हो तो क्लोरोमाइसिटीन प्रतिजैविक काम में लेते हैं, प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं। यदि हमारे को SES राइबोसोम है और इसको निष्क्रिय करना हो तो उसके लिए साइक्लोहेक्सामाइड यौगिक काम में लेते हैं। कौन सा? साइक्लोहेक्सामाइड यौगिक। तो इस यौगिक द्वारा SES राइबोसोम को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में और सरल भाषा में आपको राइबोसोम के कार्य, इसके खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम और इससे महत्वपूर्ण जो बातें उसको नोट करके मैंने अंत में लिख दिया है, तो ये बताने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।